जगत रह भैया तू सोए मत जइहा। का प्रशंसा जी एकदम नजरवा के एकरा में घुसैले हैं, अलट पलट के दम। अरे आप भी देखिए, नजरे गड़ा के देखिए कितना प्यारा कलाकारी किया गया है। हवा तो दम बढ़िया जी, कलाकारियों बढ़िया हवा। और आपको पता है गाँव घर की एगो लड़की हमको उपहार में देके गई है। अच्छा बनैल थू ने वो। समझला ना, उनका कहूँ कि मेहनत करेला। अरे काष्टे कला में उसको रोजगार के अवसर तलाश रही है। हाँ ना, हाँ, चाह रही है कि इसी में अच्छा रोजगार मिले, आगे बढ़े। देखा मतलब है ना कि आज हमारा जायला है वो धर्मवीर कुमार हथिन जी, धर्मवीर कुमार शर्मा। हमरे बताते हैं, हमहू इतना तैयार होके बाहर छिले ना जाते ही, उन्हीं के यहाँ जाते ही, उन्हीं से मिले। तो हो जाएगा। हाँ। उनका से मिले। हाँ। तोरी जो मानसिकता है ना कि बिरादरी के लोग ही कास्ट कला कर सकते हैं, इस सब जो तोर दुविधा हवा चला साथे में तू जा ही रहा हुए, हम जा रही हूँ। हाँ जी, तो सुखबू जी हम कहली ना कि लड़की गांव घर के हमारे सब लड़की सब बनावे थे, सीखी थे। अच्छा। हाँ। तो ठीक है, अब साथ में चला। हाँ, साथ में चले, लेकिन रुक जा, पहले अपन दर्शक सबके एक खास रिपोर्ट दिखा देवे। काष्ठ कला एक हस्तकला है जो भारत में अति प्राचीन काल से प्रचलन में है और बहुत प्रसिद्ध है। काष्ठ को आम भाषा में लकड़ी कहा जाता है और इस कला में लोग लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी, डिजाइनिंग और सजावटों का निर्माण करते हैं। भारत के अलग अलग भागों की अनेकों कलाकृतियां सदियों से प्रचलन में है। सहारनपुर के नक्काशीदार फर्नीचर और सजावटी वस्तुएं, राजस्थान के पारंपरिक दरवाजे, खिड़कियां और लकड़ी की मूर्तियां, मैसूर की लकड़ी की चित्रकारी और खिलौने, वॉलनट वुड से बनी सुंदर कलाकृतियां आदि। काष्ठ कला का समुचित ज्ञान व्यक्ति को हुनरमंद बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास रोजगार की कोई कमी नहीं रहती है और वे खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम होते हैं। भारत में काष्ठ कला न केवल पारंपरिक कलात्मकता का प्रतीक है, बल्कि ग्रामीण और शहरी भारत में रोजगार का एक सशक्त माध्यम भी है। समय के साथ आधुनिक तकनीक और वैश्विक मांग के चलते काष्ठ कला ने रोजगार के कई नए अवसरों को जन्म दिया है। काष्ठ कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावनाएं स्वरोजगार की है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पेड़ की कटाई से लेकर लकड़ी के विभिन्न उत्पादों और कलाकृतियों के निर्माण तथा उनके विक्रय तक रोजगार के कई अवसर हैं। क्षेत्र में युवा आज सबसे अधिक सक्रिय है और अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। सजावटी वस्तुएं, पारंपरिक उपहार और हस्तशिल्प की मांग देश के साथ साथ विदेश में भी बढ़ रही है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व बाजार तक इसका विक्रय आसान हो गया है। इसके अलावा इस कला में मर्मज्ञता हासिल कर आप एक अच्छे शिल्पकार बन सकते हैं, जिसका घरेलू उद्योग से लेकर अंतर्राष्ट्रीय निर्यात परियोजनाओं तक में बहुत ही डिमांड है। आप एक अच्छे फर्नीचर डिजाइनर भी बन सकते हैं। लकड़ी के उत्पादों का निर्माण एक बड़ा उद्योग है और इन औद्योगिक इकाइयों में काष्ठ कला के जानकार को मशीन ऑपरेटर, उत्पादन प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ, विक्रेता या बिक्री प्रतिनिधि, ई-कॉमर्स प्रबंधक आदि कई रूपों में नियुक्त किया जाता है। काष्ठ कला में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, कौशल विकास केंद्रों में भी इनकी नियुक्ति प्रशिक्षक के रूप में होती है। इसके अलावा पुरातत्व विभाग, हस्तशिल्प विकास बोर्ड एवं निगम,
खादी ग्रामोद्योग विभाग के साथ विभिन्न MSME इकाइयों में भी इनको विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाता है। काष्ठकला न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि यह एक मजबूत आर्थिक गतिविधि भी बन चुकी है। उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, सरकारी सहयोग और नवाचार के साथ यह क्षेत्र लाखों युवाओं के लिए आजीविका का सशक्त साधन बन सकता है। काष्ठकला में रोजगार की संभावनाएं, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। सर धन्यवाद सर। और आपका कहाँ देर कर दी आप लोगों ने आने में? सर थोड़ी देर हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर। और आपका भी हमारे गांव घर में स्वागत है सर। जी, शुक्रिया। धर्मेश जी बैठ जाइए। ठीक है, बैठा। सर हमें पता चला कि धर्मेश जी भी आप ही के यहाँ आ रहे हैं। जी जी। लेकिन हम तो आपसे पहले ही बात हो चुकी है कि गांव घर की लड़कियां जो हैं, हमारी महिलाएं हैं, युवाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काष्ठ कला में काफी निपुण हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनका मानना है कि भाई इनके बिरादरी में वो घुस रहे हैं, क्योंकि सारे लोग इनके बिरादरी के तो है नहीं। जी जी। तो सर यही बात अपने से भी हमरा करेला है। अब हमनी के बिरादरी के काम और दूसरा के लोग करथिन तो कैसे होवे लगी बात है ये? हमनी के परंपरा वाला बात है सर। आपका कहना ठीक है धर्मेश जी। समझिए इस बात को कि पहले के समय में वैसा हुआ करता था कि जाति विशेष पे आधारित काम हुआ करता था, कि जिस जाति के लोग हैं उनका काम बांटा हुआ था कि इस जाति के लोग हैं तो यही काम करेंगे। मगर आज के समय में, इस आधुनिक युग में, हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से हो, अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण लेकर, स्किल सीखकर कोई भी रोजगार कर सकते हैं। किसी भी काम को कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। क्या बात है सर, कितनी अच्छी बात कही है। हमको लगता है आपको समझ में आ गया। आदम समझ में आ गए है सर। आप तो नहीं ना लड़ेंगे? ना लड़े के बात ना है सर। ऐसा है कि हमारी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे गांव घर की कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, युवाएं हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। जी। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कैसे काष्ठ कला में वो आगे बढ़े, कहाँ से प्रशिक्षण ले, कैसे इसका लाभ ले, कितना रोजगार का अवसर है, इन सब के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे उन लोगों को, उन जो महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारे युवा हैं, उनको इस विषय पर थोड़ा अच्छे से जानकारी दें। जैसे आपने कहा कि आपके जो गांव घर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां या फिर लड़के हैं जी, तो पहले से वो कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो मैं बता दूं कि स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे समूह हैं। अच्छा। जहां वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। अगर उससे बेहतर प्रशिक्षण चाहिए उनको जी, तो आपके पटना में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर है, जहां 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी व्यक्ति निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। कोई पैसा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क वहां नहीं देना है। अच्छा। आप नामांकन लीजिए और प्रशिक्षण लीजिए। सर तो आप नामांकन की बात किए हैं, तो ये नामांकन लेने के लिए क्या करना होगा? नामांकन के लिए अखबार में जब भी प्रशिक्षण अवधि होती है, उससे कुछ महीने पहले अखबार में जानकारी दी जाती है, अखबार के माध्यम से जनसाधारण को। वहाँ से आप जानकारी ले लीजिए, या फिर आप ऑफिस में ही चले जाइए, संस्थान का जो कार्यालय है वहाँ चले जाइए, वहाँ से जानकारी ले लीजिए। उसका एक फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद फिर आपका जो प्रशिक्षण की अवधि है वो बताया जाता है, फिर प्रशिक्षण शुरू होता है वहाँ। आए सर, तो अपने से और एगो बात करेला है। अपने तो बात बहुत अच्छा बतावित हथिन कि नया नया जो लोग हथिन वो प्रशिक्षण लेके बढ़िया काम कर सकलथिन। लेकिन हम सब तो परंपरा से यही सब बापे दादा सभे करित आते हथिन यही कम्मा। जी, जैसे आप तो निपुण ही हैं, तो आप अगर और बेहतर चाहते हैं तो प्रशिक्षण ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अगर चाहें तो उस प्रशिक्षण के बाद 6 महीने का प्रशिक्षण होता है, वहाँ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस प्रमाण पत्र के मदद से आप सरकार से लोन भी ले सकते हैं और स्वरोजगार कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो प्रमाण पत्र होता है वो काफी लाभकारी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस आधार पे कितना रोजगार का अवसर है, इसके बारे में बताइए। जैसे
जैसे इनसे ही बात कर लीजिए, ये जैसे बता रहे थे। अच्छा। तो ये निपुण है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजगार कर ही रहे होंगे जी। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार हैं या युवा हैं या जो भी हैं, वो स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से जो सहायता है, आप यदि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर से सीखते हैं तो वहाँ भी जो कलाकार इन कला से जुड़े हुए हैं वो अपनी कलाकृति को वहाँ बेचते हैं। अच्छा। और वहाँ उसके बदले उनको पैसा दिया जाता है और संस्थान जो है उस कलाकृति को बाहर बेचती है। तो एक पहचान भी आपकी बन रही है और पैसा भी आपको हो रहा है, तो वो भी एक रोजगार का माध्यम है। इसके अलावे बहुत सारे एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं राज्य में, वहाँ आप सरकार से मिलकर, जो कार्यालय है सरकार के लोगों से मिलकर आप अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं। उसके लिए भी सरकार की ओर से आपको सहायता दी जाती है। इसके अलावे बिहार में बहुत ऐसे महोत्सव होते हैं, इसके अलावा बिहार के अलावे भी, बिहार से बाहर भी, देश स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे महोत्सव होते हैं जहां आप अपनी कलाकृति को बेच सकते हैं स्टॉल लगाकर। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो बोध गया में आप कभी जाकर देखेंगे, घूमेंगे, आपकी जो महिलाएं हैं आसपास की उनको भी कभी जाने के लिए बोलिए। वहां भी बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, बिल्कुल। सैकड़ों दुकानें हैं जहां पे लोग इन कलाकृतियों को बेचते हैं। जी, हमने देखा भी है। तो वहां भी आप रोजगार कर सकते हैं। लेकिन सर हम जानना चाहेले ना कि सरकारी माध्यम में या सरकार के जगह पे भी नौकरी वोकरी काष्ठ कला सीखला पे, प्रशिक्षण लेला पे मिल सकल है कि ना मिल सकल है? जैसे बहुत ही बेहतर सवाल आपने किया, खासकर जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही बेहतर सवाल है ये। मैं आपको बता दूं कि रेलवे में, फौज में इसका कोटा होता है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है उसी तरीके से इसका भी कोटा होता है। इस कोटे से भी आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप उसमें निपुण हैं, बेहतर किए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें नौकरी मिल सकती है। सर, नौकरी की बात किए हैं तो एक और सवाल कि इसके लिए क्या कोई डिग्री, डिप्लोमा की ज़रूरत होती है या आयु सीमा कोई है कि हाँ इस आयु तक ही आपको नौकरी मिल सकती है? इसके बारे में थोड़ा जागरूक करें। जैसे जो साधारण जो आयु सीमा है और कोटे की जो आयु सीमा है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। अच्छा। आप ज़्यादा एज तक 4 या 5 साल एक्स्ट्रा होता है, उस एज तक आप इसको भर सकते हैं उस फॉर्म को। अच्छा, जैसे कि अगर कोई बच्चा 10th कर रहा है, 12th कर रहा है, तो क्या साथ साथ में इस जो प्रशिक्षण है उसको भी ले सकता है अलग से, जैसे कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आजकल हो गए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में है, आपका ये रेगुलर में नहीं माना जाता है। अच्छा जी। आपने स्वरोजगार की बात की कि सरकार भी राशि मुहैया कराती है इसके लिए। जी। तो उस राशि को प्राप्त करने के लिए और स्वरोजगार करने के लिए कैसे इससे जुड़े और कहां से इसके बारे में पता करें ताकि सरकार उनको वो राशि दे और वो अपना खुद का व्यापार इसमें शुरू करें? जी, बहुत ही बेहतर सवाल आपका है। हर जिले में जिला निबंधन कार्यालय होता है। अच्छा। वहां से आप जाकर संपर्क कर सकती हैं। वहाँ जो पदाधिकारी होंगे आपको बेहतर बताएंगे इसके बारे में, और बहुत सारा प्रावधान होता है उनके पास। आप जिस भी क्षेत्र से कार्य करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, उसका प्रशिक्षण का आपको प्रमाण पत्र वहाँ वो देखते हैं और उसके हिसाब से आपके लिए क्या सही बैठता है, कितनी राशि सरकार आपको उपलब्ध करा सकती है, वो फिर आपको बताते हैं और फिर उसके हिसाब से प्रोसेस होता है और फिर राशि आपको मुहैया कराई जाती है। सॉरी, जो काष्ठ कला है हमनी के तो बापे दादा परदादा से चलित आबित है। एक के जगह गांव में रह के बांस छीली खुट्टा गाड़ी थी का, एकरा माध्यम से देश विदेश भी घूम सकली है का? ये कलाकृति आपके सामने। अरे वाह, है ना? अरे बड़ा सुंदर है। सुंदर लगी थे सर। हाँ। जी। और ये जो कलाकृति है ये काष्ठ कला की कलाकृति है। आप देखे लग होंगे रहा है धर्मेश जी। हाँ, असली लग रहा है एकदम। हाँ, तो ये कहीं से इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई प्लास्टिक कहीं से कुछ भी नहीं। ये एक लकड़ी की कलाकृति है और इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है। बहुत सावधानी पूर्वक इस कलाकृति को बनाया जाता है। तो ये काष्ठ कला की कलाकृति है। जी। तो आपने कहा धर्मेश जी कि क्या इसके माध्यम से
विदेश भी यात्रा कर सकते हैं, बाहरी यात्रा भी कर सकते हैं, राज्य से बाहर या देश से बाहर। जी जी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने यहाँ जो कलाकृतियाँ, जो भी फर्नीचर्स वगैरह है वो भी काष्ठ कला ही है। वो है कि जिसको आप घरेलू उपयोग में यूज करते हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है जिस कलाकृति में, और जो कलात्मक हो, जो साज सज्जा के काम में आए, वो जो है खासकर आपका काष्ठ कला है। जैसे कि ये भी एक है उसमें से। तो इसके माध्यम से अगर आप बेहतर करते हैं, जगह जगह प्रदर्शनी वगैरह आप लगाते हैं, सरकार के माध्यम से भी बहुत ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिसका भी आप लाभ लेते हैं, तो उस माध्यम से आप जितना आगे जाएंगे धीरे धीरे करते करते, अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कलाकृति विदेश तक भी पहुंचेगी। अरे क्या वाह, बात है बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे हम भी धर्मेश जी आपको सर हमने भी पढ़ा है, जैसे कि इसी तरह की कलाकृतियाँ जो है हमारे एक सुतार जी थे, जी। आप भी जानते होंगे। हाँ, सर हाँ, काफी फेमस रहे हैं, जी। और उनकी कलाकृति जो काष्ठ कला है, वो जितने भी इसमें करते थे, अपनी कलाकृतियां को उभारते थे, वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता था। काफी प्रसिद्ध रहे हैं। सर हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का लकड़ी का आपने इस्तेमाल किया जो इतना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है सर असली है, लग ही नहीं रहा है कि ये काष्ठ कला है। ये जो है काष्ठ कला में जब हम लोग कलाकृति बनाते हैं तो उसमें खास कर ये ध्यान देना पड़ता है लकड़ी का चयन करते समय कि आप किस प्रकार की लकड़ी का चयन कर रहे हैं। अगर आप हार्ड लकड़ी का चयन करेंगे तो वो लकड़ी टूट जाती है और फिर आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए इसमें जो मुलायम तरीके की जो लकड़ियाँ होती है, जैसे आपका सागवान है, गम्हार वगैरह है, हुमाद की लकड़ी है, तो इन सारी लकड़ियों में आप इन कलाकृतियों को बना सकते हैं। खासकर गम्हार की जो लकड़ी है वो सबसे उत्तम मानी जाती है इन कलाकृतियों के लिए। सर इतना बात ऐसा है ना सर जी। आपने कहलथिन कि देश विदेश वाला भी घूम सकली है जी। तो अब मनवा में ना सर थोड़ा और आगे बढ़े के मन करी थे, और जागरूक हो, बात करे के मन करी थे। अपने से सुनली है, गांव घर में देखली है कि दूसरा कला जितना है ना सर, ओकरा में राज्य स्तर, देश स्तर पे सरकार से सम्मान मिला है, तक काष्ठ कला में भी सम्मान मिले थे का? बहुत बेहतर सवाल आपने किया। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान परिसर में हर साल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है, और उस प्रतियोगिता में जितनी भी कलाएं हैं उन सबके कलाकार इसमें हिस्सा लेते हैं, चाहे वो कहीं के हों, कहीं से प्रशिक्षण लिए हों या प्रशिक्षण नहीं भी लिए हों, वो उनका पारंपरिक भी हो, वो हिस्सा लेते हैं और उसमें अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, और इस प्रतिभा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। सर बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं आपने। हमारे पास सर सवाल इतना है हमारे मन में, लेकिन समय की थोड़ा कमी है सर। तो हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे सर। आप यहाँ हम दोनों को इतनी अच्छी बातें बताई काष्ठ कला के बारे में, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, शुक्रिया। प्रशंसा जी। हाँ जी। ज्ञान के, प्रशिक्षण के, काष्ठ कला के बारे में तो सब कुछ जान ही गेली। ओरा से बड़ा जो बात हले कि तोर दिमाग में बैठल हले कि भाई हमर पेट पर लात मार ना ओकरा छोड़ा ना, भुलावा ना, भुला दे। तो थोड़ा इतना सब कुछ हो गई तो थोड़ा मनोरंजन भी करा दा। हाँ चला। भागलपुर सहरिया साकर गलिया है गे ननदो, भागलपुर सहरिया गलिया साकर है गे ननदो। हर चढ़ते उतरते कमर लचकई है गे ननदो, चढ़ते उतरते कमर लचकई है गे ननदो। भागलपुर सहरिया गलिया साकर है गे ननदो, भागलपुर सहरिया साकर गलिया है गे ननदो। हर चढ़ते उतरते कमर लचकई है गे ननदो, चढ़ते उतरते कमर लचकई है गे ननदो।
गे ननदो, चढ़ते उतरते कमर लचकई है गे ननदो, चढ़ते उतरते कमर लचकई है गे ननदो। अलबेला है गे ननदो, चढ़ते उतरते कमर लचकई है गे ननदो, चढ़ते उतरते कमर लचकई है गे ननदो। अब समय इशारा कर रहा है हमारे गांव घर के जितने भी दर्शक हैं उनसे इजाज़त लेने का। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी तरह का आप हमें लिखना चाहते हैं पत्र, तो आप पत्र के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। आप पता लिखवा दीजिए। जी जी, हमनी के पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। अपना ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। अपने इस पर भी अपने विचार लिख सकल थे। बिल्कुल। और गांव घर के जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि समय ने इशारा किया है आपसे इजाज़त लेने का, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी एक्सपर्ट के साथ और ऐसे ही किसी विषय के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। अपना रखे ख्याल, देखते रहे DD बिहार। नमस्कार।